हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स इन 5 मिनट्स। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 2024 फिज़िक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे एक पेपर देख पा रहे होंगे, ये 2024 फिज़िक्स का पेपर है। सेट ए है ये, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें 96 और टोटल फुल मार्क्स कितना है 70 मार्क्स का पेपर है ये, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इस पेपर में जितना भी क्वेश्चन है हम सबके पीछे का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप जल्दी से जल्दी सवाल को और सही से सही कैसे बना सकते हैं। देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जैक्ट यही पेपर तो आने नहीं वाला है कि आप रट के अपना काम चला लोगे, ठीक है। कम से कम 3 साल का जो पेपर है उसमें जितना कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उतना भी पता नहीं है उसके बाद आप जा रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो इस पेपर में जितना क्वेश्चन है हम उन सब के पीछे का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, पढ़ के सब जाता है लेकिन पूरा बना के सब नहीं आता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो आप लोग जो भी हम बताएंगे उसको गौर से देखिएगा और अब आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब 1 महीने में आपका पेपर है तो अब आप भूल नहीं सकते हैं। तो जो भी हम बताएंगे उसको एकदम गौर से सुनिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जैसे कोई टॉपिक हुआ, कुछ भी नहीं समझ आया, वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गौर से देखिएगा और याद करिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। ये इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो लेफ़्ट में यहाँ हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट में इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ दे रहा है कि 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है, तो सेक्शन ए में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई भी 35 का जवाब देना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप 35 से ज़्यादा सवाल का जवाब देते हैं तो जो पहला 35 क्वेश्चन है वही चेक किया जाएगा। अगर आप 70 में से 35 से ज़्यादा सवाल बनाते हो तो जो पहला 35 है शुरुआत से काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4, जो पहला 35 है वही चेक किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई सवाल गड़बड़ लग रहा है, मतलब आपको किसी सवाल के जवाब में कन्फ्यूजन है, बिल्कुल अगर आप श्योर नहीं है तो आप वो छोड़ दीजिए, आप आगे वाला सवाल देखिए, ठीक है। हो सकता है आगे वाले सवाल का जो जवाब होगा उसमें आप बिल्कुल श्योर रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में क्या क्या है, सेक्शन बी में 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 2 नंबर के, ठीक है, जिसमें से आपको किसी भी 10 का जवाब देना है, ठीक है। फिर 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 5 नंबर का, जिसमें से आपको किसी भी 3 का जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो ये था इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं आपका क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आप अटैम्प्ट लेना चाहते हैं तो पॉज करके अटैम्प्ट लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो चार्ज डेंसिटी होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है लैम्डा। लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, चार्ज बटा लेंथ। दूसरा होता है सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका एक्सप्रेशन होता है चार्ज बटा एरिया। तीसरा होता है रो। रो को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसका एक्सप्रेशन होता है चार्ज बटा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा। अब लैम्डा क्या होता है, चार्ज बटा लेंथ। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कूलम्ब बटा मीटर। कहाँ है कूलम्ब बटा मीटर, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, ठीक है। अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है कूलम्ब फोर्स बटा चार्ज, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको बेसिक यूनिट में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, अगर आप करंट और चार्ज में रिलेशन जानते होंगे तो करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, करंट गुना टाइम। चलिए देखिए आप निकाल पा रहे हैं या नहीं तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे कुछ क्वांटिटी दिख रहा है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा 7 चीज़ दिख रहा है। फिर इन्हीं 7 चीज़ का सिंबल दिख रहा है, जैसे लेंथ का सिंबल L, मास का सिंबल M, टाइम का T, करंट का A या I, टेम्परेचर का K या थीटा, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL, मोल। तो जब भी आपको किसी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो यही 7 सिंबल के टर्म में आएगा। किसी भी चीज़ का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है तो उसका जो आंसर होगा वो यही 7 सिंबल के टर्म में आएगा, ठीक है। मतलब जो भी दिया है आपको उसको इन 7 सिंबल में या इन 7 क्वांटिटी में तोड़ लेना है, ठीक है। जैसे हमारा जो सवाल है, हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, फोर्स बाय चार्ज दिया हुआ। तो अभी पीछे जो हम लोग टेबल देखे थे आप वो टेबल याद कर लेंगे और इतना याद रखेंगे, किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पूछा जा रहा है तो उसका आंसर वही 7 सिंबल से मिल के बनेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो वही 7 सिंबल से मिल के बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखे हैं, मास गुना एक्सेलरेशन बाय करंट। एक्सेलरेशन को हम लेंथ और टाइम पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को हम लेंथ और टाइम में तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और इसके अलावा भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। हम वो अभी नहीं करने जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन को लेंथ और टाइम में तोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आप अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, मास यानी केजी। मास का क्या था, कैपिटल M था, तो मास के पावर 1। उसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी लेंथ के पावर 1। फिर सेकेंड स्क्वायर नीचे जाएगा तो नीचे में टाइम के पावर 3 हो जाएगा। नीचे में टाइम के पावर 3 होगा, वो ऊपर जाएगा तो टाइम के पावर -3 बनेगा, ठीक है। फिर करंट नीचे में है, करंट भी ऊपर जाएगा तो वो A के पावर -1 बनेगा, यानी M के पावर 1, L के पावर 1, T के पावर -3 और A के पावर -1। किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, B ऑप्शन में। तो ये जो सवाल है इसका आंसर आपका B होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज इज, यानी -8 कूलम्ब का चार्ज है हमारे पास, तो उस -8 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है नेगेटिव का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इतना कूलम्ब चार्ज में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतना कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करिए, बताइए कितना आएगा। तो अगर इतना कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, या क्या पता है हम लोगों को कि इतने कूलम्ब चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि -8 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि -1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम दोनों साइड इस नंबर से डिवाइड कर दें, दोनों साइड तो डिवाइड कर ही सकते होंगे, तो LHS क्या आ जाएगा, -1 कूलम्ब। तो -1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि -8 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम दोनों साइड -8 से गुना, या अगर हम दोनों साइड 8 से गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -8 कूलम्ब। और इधर क्या आ जाएगा, 8/1.6 इंटू 10⁻19। ये वाला जो चीज़ था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप काटोगे तो 5 आएगा। तो क्या है आंसर कि -8 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज।
तो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या है 2 है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, सिस्टम मतलब ये दोनों को मिला के जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसको आप P से दर्शाएंगे और P बराबर होगा Q इंटू 2 है, ठीक है। जहाँ Q क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q में आपको साइन नहीं डालना है, ठीक है ना। ये जो Q है इसमें आपको साइन नहीं डालना है, बस आपको मैग्नीट्यूड डालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है कि चार्ज है 5 कूलम्ब, यानी Q दे दिया है आपको, और डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मतलब 2a का वैल्यू दिया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ये जो 5 सेंटीमीटर है ये 2a बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बहुत लोग a बराबर 5 सेंटीमीटर लेते हैं और गलती करते हैं, ठीक है। आपको वो गलती नहीं करना है। यहाँ 5 सेंटीमीटर 2a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू नहीं दिया है। बहुत लोग क्या करते हैं कि a का वैल्यू 5 सेंटीमीटर लेके और 2a का वैल्यू 10 निकाल देते हैं और फिर q गुना 10 कर देते हैं। आपको वो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ 2a 5 सेंटीमीटर दिया है। और हाँ, कैलकुलेशन कभी भी करिएगा तो जो भी डाटा दिया है उसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करके करिएगा, ठीक है। जैसे लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, यहाँ आपको सेंटीमीटर दिया है, तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट बराबर क्या आता है Q इंटू 2a, ठीक है। Q क्या दिया है 5 कूलम्ब, 5 कूलम्ब चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, तो यहाँ कूलम्ब में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है इस सेंटीमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। अब चार्ज गुना लेंथ यानी कूलम्ब गुना मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या आना चाहिए कूलम्ब गुना मीटर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 25 गुना 10 के पावर माइनस 2। तो आंसर क्या आना चाहिए 25 गुना 10 के पावर माइनस 2, और यूनिट क्या आना चाहिए कूलम्ब गुना मीटर। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन बी, ठीक है। डाइपोल का कंसेप्ट समझ में आया ना। अगर आपको और कुछ डाउट होगा, कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप कहिएगा, तो हमें कोई शॉर्ट या छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। यही था इस सवाल में, ठीक है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। जैसे अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे, जैसे ये जितना भी पॉइंट होगा कंडक्टर के अंदर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। पहले हम लोग क्या देखें कि जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सरफेस के किसी भी पॉइंट के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। फिर हम लोग क्या देखें कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 3 हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 5 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर आपको इस सब में किसी में भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 5 वोल्ट होगा। अब देखिए फंसाने वाला क्या है ये सवाल में कह रहा है कि जब हम सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटेगा या बढ़ेगा। अब आप सोचिएगा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जब हम सरफेस से अंदर की ओर जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और आप डिक्रीज मार के जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन यहीं पर आपको फंसाता है। सरफेस का मतलब एक्चुअली यहाँ पर आप बाउंड्री अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जब आप सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे आने, जैसे आप अंदर से मान लीजिए आप अंदर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अंदर से जब आप बाहर जाइएगा तो यहाँ एक पॉइंट बाउंड्री आता है, ठीक है ना। ये एक बाउंड्री आता है ना, ये बाउंड्री कहाँ है इस सरफेस और अंदर के बीच में एक बाउंड्री आता है ना। तो सरफेस से नीचे जाने का मतलब है बाउंड्री से नीचे जाना, ठीक है। सरफेस से नीचे जाने का मतलब एक तरह से है कि बाउंड्री से नीचे जाना, ये बाउंड्री हो गया, ठीक है। सरफेस से नीचे जाने का मतलब है कि बाउंड्री से आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बाउंड्री से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो बाउंड्री पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर आप बाउंड्री से नीचे की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पूरे रास्ते में हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप बाउंड्री से अंदर जाएंगे
जैसे ये जो बाउंड्री है स्फेयर का, इस बाउंड्री से अगर आप स्फेयर के अंदर सेंटर की ओर जाएंगे तो आपके रास्ते में हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे फंसाया जाता है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आप बाउंड्री से नीचे जा रहे हैं, आप एकदम सरफेस के ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सरफेस के हल्का ऊपर जाइएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर आप सरफेस में यहाँ पे है, मान लीजिए बाउंड्री पे है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इस पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस से हल्का ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि सरफेस के बाउंड्री पे हम खड़े हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे जो सरफेस है इसका मतलब है कि हम बाउंड्री से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम बाउंड्री से नीचे जा रहे हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सिचुएटेड इन अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस। तो जहाँ क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करेगा वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर 1 में एक लॉ है, गॉसेज लॉ, ठीक है। गॉसेज लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, कोई सा भी क्लोज्ड सरफेस, हम यहाँ रेक्टेंगल माने हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज है सबको जोड़ने के बाद आपका एक वैल्यू आता है क्यू नेट। सबको जोड़ने के बाद आपका एक वैल्यू आता है क्यू नेट। तो इस क्यू नेट को जब हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमको इस सरफेस के थ्रू जो भी फ्लक्स है वो मिल जाएगा। फ्लक्स या तो बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इससे बाहर की ओर निकलेगा या इस सरफेस में अंदर की ओर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे सरफेस में हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे सरफेस में हमारे पास डाइपोल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब डाइपोल के बारे में आपको क्या पता है कि डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज का एक सिस्टम होता है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2a होता है, और जो चार्ज होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी अगर एक चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरा चार्ज प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें दो डाइपोल है, या मान लीजिए दो डाइपोल है या 5 डाइपोल है, तो 5 डाइपोल है। पहले डाइपोल का जब हम दोनों चार्ज जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फिर जो दूसरा डाइपोल है, दूसरे डाइपोल का भी जब हम दोनों चार्ज जोड़ेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। तो पांचों डाइपोल का जब हम नेट चार्ज जोड़ेंगे या पांचों डाइपोल का जो चार्ज है इनका हम जोड़ निकालेंगे या सम करेंगे तो हमको अल्टीमेटली क्यू नेट का वैल्यू क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। आपको कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं आप इतना जानते हैं इसीलिए हम इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अगर एक क्लोज्ड सरफेस में कितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ हो तो उनका जब हम चार्ज जोड़ेंगे, जब हम टोटल चार्ज या क्यू नेट निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और इसका वैल्यू अगर ज़ीरो मिलेगा तो ज़ीरो बाय एप्सिलॉन नॉट हमेशा हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अच्छा हाँ, डाइपोल में मैंने आपको शायद डायरेक्शन नहीं बताया। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा जो फाई होगा, फाई को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई को फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो आप फाई ई से दर्शा सकते हैं। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू हमेशा हमारा ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो है कहीं यहाँ ऑप्शन में, ज़ीरो आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। ये देखिए नाम में आपको कैसे फंसाया जा रहा है, ब्रॉड साइड ऑन। ब्रॉड साइड ऑन का मतलब होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दो तरह के पोजीशन के साथ डील करते हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आप पॉज करके अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो अटेम्प्ट लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरी क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब इस चार्ज और पी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। अगर इस चार्ज और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आर है और हमको पी पॉइंट पे
इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा के क्यू बाय आर। समझ में आया? हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब हमको पी पॉइंट पर इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के इंटू क्यू बाय आर, ठीक है, जहाँ के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिट लिखना है आपको, हम बस मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है, अच्छा इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन, तो जो डाइपोल होता है, डाइपोल में दो तरह का पोजीशन होता है, ठीक है। एक इक्वेटोरियल, दूसरा एक्सियल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस प्लस, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन पे जितना पॉइंट होगा वो सारा इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ठीक है। और ये जो एक लाइन होगा, जैसे ये जो एक लाइन होगा, ठीक है, इस लाइन पे जितना पॉइंट होगा इन सारे को हम एक्सियल बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल एक्सियल समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट इस तरह से होता है, या इक्वेटोरियल लाइन इस तरह से होता है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या बन जाता है, ए बन जाता है, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है डाइपोल का जो लेंथ था 2a, उस 2a को बाइसेक्ट करके निकला है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, अब हमें इस ए पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो ये माइनस कैपिटल क्यू और ये प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, किसके किसके चलते, माइनस क्यू और प्लस क्यू के चलते। तो माइनस क्यू के चलते मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल मान लेते हैं वी नेट, ठीक है। तो वी नेट क्या आएगा, चलिए, तो पॉइंट ए पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। वी कैसे निकालते हैं ये हम आपको अभी बताएं। अब वी निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। जैसे प्लस क्यू चार्ज से जो ये डिस्टेंस है ये आपको चाहिए होगा, और माइनस क्यू चार्ज से जो ये डिस्टेंस है ये चाहिए होगा। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो a है और ये डिस्टेंस r है। तो अगर आप x1 और x2 निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि x1 x2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। x1 और x2 दोनों बराबर होगा और दोनों का वैल्यू कितना होगा, बराबर x2 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। x1 x2 दोनों बराबर होगा, तो भी नेट क्या हो जाएगा, भी ड्यू टू प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो नेट पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू सीधा सीधा जोड़ने पे निकल गया है, ठीक है। यहाँ हमको वेक्टर सम नहीं करना पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर हमको स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना है तो हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना होता या दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना होता तो हम यहाँ पे सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते थे, ठीक है। तो वेक्टर सम अगर आपको आता है तो अच्छा बात है, वो ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं आता है तो आप डाउट पूछिए, फिर हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए x1 x2 क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे देखिए v ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, v ड्यू टू प्लस क्यू, वी नेट बराबर के प्लस क्यू, और डिस्टेंस क्या है प्लस क्यू चार्ज से, x, के इंटू प्लस क्यू बटा x, ठीक है। अब v ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, k इंटू माइनस क्यू, और माइनस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस था, x, सेम डिस्टेंस था, ठीक है। पोटेंशियल में ये ध्यान रखिएगा, प्लस क्यू चार्ज के चलते जब आप पोटेंशियल बताइएगा तो प्लस क्यू चार्ज डालिएगा, और माइनस क्यू चार्ज के चलते जब आप पोटेंशियल बताइएगा तो यहाँ माइनस क्यू डालिएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो वी नेट कहाँ पे हम निकाल रहे थे, ए पॉइंट पे निकाल रहे थे। वी नेट हम कहाँ निकाल रहे थे, ये देखिए ये ए पॉइंट है, इसी ए पॉइंट पे हम वी नेट निकाल रहे थे ना। तो वी नेट ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे।
अब देखिए आपके पेपर में 0 करके कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है 0? ये वाला है ना, सी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जूल दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, अर्ग दिया है और वॉट दिया है। ठीक है, एनर्जी बोल रहा है और ऑप्शन डी में वॉट दिया है, तो वॉट तो होने से रहा। क्यों वॉट नहीं होगा? क्योंकि वॉट जो होता है ये पावर का यूनिट होता है, ये पावर का यूनिट है और आपसे एनर्जी पूछा जा रहा है, तो ये तो होने से रहा। बाकी आपको ए बी सी में देखना है। ठीक है, तो ए बी सी में अगर आप देखेंगे तो पहले आप जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अर्ग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है कि 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, तो वो कितना एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट में एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि वर्क डन बराबर Q इंटू डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो चार्ज क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला है? 5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बाद आपको कूलम भी होगा। ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गुना 5 वोल्ट। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कूलम और वोल्ट को हम अलग कर देते हैं। ठीक है ना, कूलम और वोल्ट को हम अलग कर देते हैं, तो ये कैसा बनेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 5 इंटू कूलम गुना वोल्ट। अब ये जो कूलम गुना वोल्ट है ये आपको जूल बना लेगा। ठीक है, ये जो कूलम गुना वोल्ट है ये आपको जूल बना लेगा, तो ये कैसा दिखेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना 5 जूल। ठीक है, अब ऊपर हम लोग क्या देखे थे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो, तो ये दोनों मिला के एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया 5 गुना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो वर्क किया गया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यही वर्क इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में जाएगा। ठीक है ना, ये जो वर्क किया गया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यही वर्क इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में जाएगा। तो यही वर्क अगर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? जूल का अर्ग के साथ रिलेशन क्लियर है, जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिलेशन क्लियर है। ठीक है, फिर वर्क डन जो हम किए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रॉन को जब हम 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रखे तो कुछ वर्क हुआ उसके ऊपर, वही वर्क उसके एनर्जी में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो ये तो आप याद ही रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, E बराबर माइनस dV/dr। इसका मतलब क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो dr है। ठीक है, A पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, B पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट या इस रास्ते में निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस चेंज इन पोटेंशियल बाय dr। ठीक है, आप A से B गए हैं। ठीक है, इस रास्ते में डिस्टेंस कितना है? A से B के बीच dr डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? माइनस dV/dr। ठीक है, हालांकि dr छोटा डिस्टेंस होता है, dr बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। यहाँ हम जो बना है आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि A से B बहुत छोटा है।
ठीक है। ये डी आर छोटा डिस्टेंस होता है, हम जो ये बनाए हैं तो हो सकता है आपको लगे कि ये बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ई बराबर क्या आता है, माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल आप करेंगे तो ये क्या आएगा, V1 माइनस V2 बाय डी आर, ठीक है। इससे आप दो चीज़ याद रखिए, दो चीज़ क्या याद रखिए कि अगर देखिए, अगर ये V1 हाई होगा, रुकिए हम आपको दिखाते हैं, अगर V1 हाई है और V2 लो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर V1 हाई है V2 लो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। जैसे अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब दूसरा केस अगर हम ये मान लें कि हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, इस बार बी का पोटेंशियल हाई है और ए का पोटेंशियल लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई से लो होता है, ये होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, इस रिलेशन का मेनली आपको इतना काम है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, याद रखिए दो चार्ज नहीं है, चार्ज चार गो है, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, ठीक है ना, दो डाइपोल है, चार्ज चार है, डाइपोल दो है, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम, ठीक है। तो इस सवाल में कह रहा है कि आप जो सिस्टम बनाएंगे उस सिस्टम में जो दो डाइपोल होगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा सिस्टम है तो इस सिस्टम में दो डाइपोल है D1 और D2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो अब ये सिस्टम या तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो इस तरह से हो सकता है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, या तो ऐसे हो जाएगा नहीं तो इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों केस में जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम का कुछ एनर्जी होगा। अब वो एनर्जी इस आर डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है यही आपको निकालना है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है वो, जैसे मान लीजिए ये D1 और D2 है तो ये हमेशा से इस सिस्टम में नहीं होगा, ठीक है। D1 और D2 कहीं बाहर होगा, D1 और D2 को मिला के सिस्टम बनाने में जो ताकत लगेगा या वर्क होगा वही इस सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बराबर होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारा सिस्टम अभी खाली है, उसमें ना D1 है ना D2 है, और सिस्टम में हम D1 को लेके आ रहे हैं, सिस्टम में जो हम D1 को लेके आ रहे हैं उसका वर्क डन W1 है, और जो D2 को लेके आ रहे हैं उसका वर्क डन W2 है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो W1 प्लस W2 होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि W1 प्लस W2 आर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो इनिशियली हम क्या मानेंगे कि हमारा सिस्टम खाली है, इनिशियली हम मानेंगे हमारा सिस्टम खाली है, D1 D2 बाहर है, हम D1 D2 को अंदर ला रहे हैं, ठीक है। D1 को जब आप अंदर लाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, W1, लेकिन ये W1 ज़ीरो के बराबर होगा। ज़ीरो के इसलिए बराबर होगा क्योंकि D1 को जब आप सिस्टम के अंदर ला रहे हैं तब सिस्टम के आसपास या सिस्टम में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो D1 को सिस्टम के अंदर आने से रोक रहा है, ठीक है। तो इसीलिए D1 को आप ज़ीरो वर्क करके भी सिस्टम के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि D2 को सिस्टम के अंदर लाना है, ठीक है। तो D2 को आप दो जगह पे ला सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। दोनों जगह आप लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या कहते हैं, रोकेगा। जैसे D1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D2 को अंदर आने से रोकेगा, ठीक है। तो अगर वो अंदर आने से रोकेगा तो आपका W2 इस बार ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि D2 जो हमारा डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट P2 है, ठीक है। और जो D1 है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे EB है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, ठीक है। तो अगर आप B पॉइंट पे लेके आते हैं D2 को तो W2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस P2 डॉट EB, और अगर आप A पॉइंट पे लेके जाते हैं D2 को तो W2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस P2 डॉट EA, ठीक है। अब डाइपोल के केस में याद करिए हम आपको बताए थे यहाँ EA और EB क्या है, इसके द्वारा जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। EA और EB क्या है, D1 के द्वारा जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
अब याद करिए डाइपोल में हम आपको बताए थे कि दो तरह का पॉइंट होता है, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल। ये एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये वाला आपका इक्वेटोरियल है। ए पॉइंट आपका इक्वेटोरियल है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 kp/r³, ठीक है। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका 2 kp/r³ और इक्वेटोरियल पे आपका होता है -kp/r³, ठीक है। उतना में नहीं घुसेंगे हम अभी, बस हम आपको बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए एक्सियल पे ले जाइए या इक्वेटोरियल पे ले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड r के पावर -3 पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड r के पावर -3 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। r क्या है, d1 से b का डिस्टेंस r है, d1 से जो b का डिस्टेंस है r है और d1 से a का भी डिस्टेंस क्या है r है, ठीक है। तो आप ए पॉइंट पे ले जाइए चाहे बी पॉइंट पे ले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड r के पावर -3 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 प्लस -P2 डॉट EA या EB, ठीक है। तो ये करिए चाहे EB करिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा r के पावर -3 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपके ऑप्शन में है r के पावर -3। अब अगर हम ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी को अगर हम ध्यान से देखें तो r के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो r के पावर 3 तो नहीं होगा, r के पावर -3 होगा। यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ लिखा है इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो अगर इज़ प्रोपोर्शनल टू लिखा है तो r के पावर -3 देना चाहिए था। अगर वो नहीं दिया है तो आप नन ऑफ दीज मारिए, ठीक है। अगर वो नहीं दिया है तो आप नन ऑफ दीज मारिए, आंसर इसका r के पावर -3 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है पिको फराड इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो पिको फराड यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। कैपेसिटेंस को ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोला गया, तो इसका आंसर होगा सी। पिको फराड मतलब 10 के पावर -12 फराड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो नाम में आप नहीं फंसिएगा, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर ही होता है, कंडेंसर शब्द का मतलब कैपेसिटर ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस बराबर होता है ε0A/d। कैपेसिटर बनता कैसे है, तो दो प्लेट को जब हम d डिस्टेंस पे रखते हैं तब बनता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कब कब वैलिड है, या उसका कंडीशन क्या है, जब a वेरी वेरी ग्रेटर देन हो किससे, d से, ठीक है। a क्या होता है, एक प्लेट का एरिया, और d क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे तो डिपेंड करता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेप ऑफ प्लेट, साइज ऑफ प्लेट, शेप और साइज पे तो एरिया डिपेंड करता ही है। मान लीजिए शेप अगर सर्कल है तो एरिया कुछ और होगा, रेक्टेंगल है तो एरिया कुछ और होगा, साइज़ अगर लेंथ ज़्यादा है तो एरिया कुछ और होगा, लेंथ कम है तो एरिया कुछ और होगा। तो यानी इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे नहीं डिपेंड करता है, चार्ज ऑन प्लेट पे। कैपेसिटेंस क्या है, ε0A/d, ε0 कांस्टेंट है। क्या वैल्यू होता है ε0 का, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट आप देख लेंगे, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। क्यों, क्योंकि ए पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है, ये दोनों एरिया को चेंज करेगा, तो इसीलिए ये दोनों तो होने से रहा। ये जो डी है डिस्टेंस, ये भी, इस पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, चार्जेस ऑन प्लेट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज़ 1 माइक्रोफराड, इट्स रेडियस विल बी, ठीक। तो कैपेसिटेंस दिया है एक स्फेरिकल कंडक्टर का, तो स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है r/k। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस r है, कैपिटल R, ठीक है। तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल R/k। के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करिए एक बार, बताइए क्या होगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कैपेसिटेंस क्या दिया, r/k दिया है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, c × k। c क्या है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 फराड, फराड तो ऐसा यूनिट है, इंटू 9 × 10⁹, ठीक है। अब रेडियस r, r तो मीटर में ही आएगा,
तो r अगर मीटर में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर यानी 9 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना। अगला देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। तो ये कुछ पॉइंट आप रट के ही चलिए, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल का होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से दर्शाते हैं और किसी भी मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर। AC DC बोथ AC DC नाइदर AC नॉट DC। ठीक है, ये भी आप रट लीजिए। कैपेसिटर जो होता है वो DC को ब्लॉक करता है। ठीक है, हालांकि इनिशियली एक बहुत छोटे से टाइम के लिए DC को अलाउ करता है जब तक वो चार्ज ना हो, लेकिन उसके बाद परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होता है DC को ब्लॉक करता है, AC को अलाउ करता है। आप चाहें तो हम आपको अब इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन उतना आपको काम नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आगे हम लोग और भी 2 साल का पेपर देखने वाले हैं, अगर वहाँ काम पड़ेगा तो हम आपको वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर सिर्फ DC को ब्लॉक करता है, AC को अलाउ करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल में कह रहा है कि हमारे पास 2 बल्ब है 40 वाट और 60 वाट का। ठीक है, दोनों को हम 220 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं, तो उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 बल्ब है जिनके हमको पावर का रेशियो पता है और हमको ये पता है कि दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। ठीक है, हम चाहें तो इसको बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं। बिना डायग्राम के कैसे बना सकते हैं, हमको पता है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, V × I। अगर हम उसको रेजिस्टेंस और वोल्टेज की टर्म में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, जैसे पावर का एक्सप्रेशन होता है V × I बराबर V/R हम लिख सकते हैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा V²/R। अगर V²/R आएगा तो दोनों बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है, तो यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेजिस्टेंस के। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के तो पावर का रेशियो क्या है 2:3, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 3:2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम एक बार थोड़ा डिटेल में भी बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला बल्ब है, इसका पावर 40 वाट है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और पावर क्या है 40 वाट है। R1 40 वाट। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा बल्ब है R2 60 वाट। ठीक है, अब दोनों बल्ब को 220 वोल्ट के सोर्स से ही कनेक्ट किए हैं ना। दोनों बल्ब को हम लोग 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। इसके अक्रॉस जो 40 वाट है, 40 वाट बराबर हम क्या लिख सकते हैं V²/R1, जहाँ V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू 220 वोल्ट है। ठीक है ना, तो 40 वाट को हम क्या लिख सकते हैं V²/R1, 60 वाट को V²/R2। ठीक है, तो आप देखिए पावर बराबर क्या है, ये पावर ही है ना P। हाँ, ये क्या है, ये भी पावर है, ये भी क्या है, पावर है। पावर बराबर V²/R1 V²/R2, भी तो सेम है ना दोनों के लिए। तो पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर अगर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पावर का रेशियो 2:3 है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 3:2। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। जिनको डाउट होगा इसमें वो पूछेंगे। ठीक है ना, जिनको इसमें डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। समझे क्या किया हम लोग, हमारे पास पावर था, पावर का रेशियो था 2:3, हमको रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए था। पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, तो पावर का रेशियो 2:3, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 3:2। ठीक है, जिनको दिक्कत होगा वो कमेंट में पूछेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कह रहा है कि हमारे पास एक तार है, उस तार का रेजिस्टेंस 500 ओम है और उसका कंडक्टिविटी चाहिए। ये एक्चुअली लगता है क्वेश्चन लिखने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी के लिए जैसे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। जैसे हमारे पास कोई तार है, ठीक है ना, हमारे पास कोई तार है, उस तार का लेंथ L है। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, तो इस तार का रेजिस्टेंस क्या होगा ρ×L/A। जहाँ रो किस पे डिपेंड करता है, ये तार किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रो डिपेंड करता है कि ये तार किस मटेरियल से बना है। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी 1/ρ होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है 1/ρ होता है। 1/ρ निकालने के लिए आपको A और L का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ देखिए यहाँ नन ऑफ दिस तो दिया नहीं है,
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन प्रिंट करने में दिक्कत हुआ होगा या गलती हुआ होगा। यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है, आपको आर दिया हुआ है। आर कितना दिया है, 500 ओम दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1/r निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं, जी से दर्शाते हैं कंडक्टेंस को। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, हमको लगता है आपको मेरा आवाज़ अच्छे से क्लियर आ रहा होगा, आप सुन पा रहे होंगे। जी को कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, कंडक्टेंस होता है 1/r। यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसको देख के लग रहा है कि 1/r ही सिर्फ निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 1/500 करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप 1/500 करेंगे तो क्या आएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ अगर आप करेंगे तो ए आना चाहिए। अगर आप 2 इंटू 10⁻³ करेंगे तो वही आना चाहिए। देखिए जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट भी ओम इनवर्स है। ओम इनवर्स है ना, रेजिस्टेंस का ओम होता है ना, यहाँ पे ओम इनवर्स है। तो यहाँ यही करना है। यहाँ क्वेश्चन प्रिंट करने में लगता है गलती हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन प्रिंट करने में गलती हुआ है, कंडक्टेंस का जगह कंडक्टिविटी छाप दिया गया है, यहाँ कंडक्टेंस होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि n इक्वल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंसेज विल बी। यानी हमारे पास n रेजिस्टेंस है, उनको पहले सीरीज में, जैसे दो केस हुआ है, हमारे पास n इक्वल रेजिस्टर्स है। ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टर है, मान लेते हैं हमारे पास n रेजिस्टर है। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास n रेजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, उनको हमने पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया है इस तरह से। ठीक है, ऐसा करते चल गए हम। ठीक है, n इक्वल रजिस्टर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ये पहला केस है। फिर दूसरा केस क्या है कि हमने n इक्वल रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। दूसरा केस क्या है कि हमने n इक्वल रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, ऐसा हम करते चल गए। तो दोनों केस में किसी में मैक्सिमम आएगा, किसी में मिनिमम आएगा, तो आपको मैक्सिमम बाय मिनिमम बताना है। ठीक है, तो जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, जुड़ते चल जाता है, R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे कर करके। तो अगर n रजिस्टर है तो R + R + R ये होते चला जाएगा, R + R + R + R ये होते चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट। पहले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना आएगा, n इंटू R। ठीक है, जहाँ R क्या है, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर पैरेलल वाला केस देखते हैं। पैरेलल वाले केस में क्या आता है, 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल वाले केस में 1/R इक्विवेलेंट बराबर आता है 1/R + 1/R अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो ये 1/R इक्विवेलेंट कितने के बराबर आ जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट आपका n/R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट n/R आएगा, 1/R इक्विवेलेंट n/R आएगा। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या आ जाएगा, R/n। ठीक है, तो आपके पास दो इक्विवेलेंट वैल्यू है। पहला इक्विवेलेंट वैल्यू है NR जो कि सीरीज़ में मिला है, दूसरा इक्विवेलेंट वैल्यू है R/n। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम NR होगा, क्योंकि n क्या होगा, n फ्रैक्शन तो होगा नहीं, n इंटीजर होगा। तो 5R, तो जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 2 है तो 2R इज़ ग्रेटर देन R/2। n का वैल्यू अगर 2 है तो सीरीज़ में आपको 2R मिलेगा, पैरेलल में आपको R/2 मिलेगा। अब 2R तो R/2 से बड़ा ही है ना, तो यानी मैक्सिमम कौन सा हो गया, NR। तो मैक्स बराबर NR, और मिनिमम क्या हो गया, R/n। R/n, तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको NR बटा R/n निकालना है। तो क्या होगा, NR/R/n, n इंटू R बटा में R/n। तो R कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, n²/1। ये निकालना था ना आपको, मैक्सिमम बाय मिनिमम निकालना था। तो मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो n²/1 या n² आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आपका ऑप्शन। देखिए कोई ऑप्शन में n² दिख रहा है आपको, कहाँ है n², यानी n² यानी n², तो यानी क्या होना चाहिए, D होना चाहिए आंसर। ठीक है, किसी भी चीज़ में नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चाहे हम शॉर्ट बना के क्लियर करें, वीडियो बना के क्लियर करें, या आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देके क्लियर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, यानी हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, हमको उसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, करंट घटाएंगे, करंट बढ़ाएंगे, या वायर का जो लेंथ है वो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम। ठीक है,
फिर इसी तरह से अगला सवाल देखिए, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। किरचॉफ का कौन कौन सा लॉ था? 2 लॉ था, एक केसीएल दूसरा केवीएल, हाँ कि ना? ठीक है। फिर इसी तरह से अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है? तो मैटर, तो जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में जितना फार्मूला है वो आप देखिए एक बार। कौन कौन सा फार्मूला है? जैसे फोर्स का 2 फार्मूला है, पहला लॉरेंट्स फोर्स वाला है, दूसरा करंट कैरिंग वायर पे फोर्स है, फिर एक फ्लक्स वाला फार्मूला है वो देखिए आप। फिर 22 नंबर क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। ठीक है, एक काम करिए, आप 4 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लीजिए। ये 19, 20, 21, 22 है ना? अभी 4 क्वेश्चन पे एक बार अटेम्प्ट लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।